नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। और इसका लाभ आप उठा सकते हैं आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस की परीक्षा के क्रम में। अगर आप इन दोनों में से कोई परीक्षा देना चाहते हैं या कोई अन्य एग्जाम देना चाहते हैं किसी भी आयोग का, तो आप प्रैक्टिस रोज करिए, इस टेस्ट को दीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्रेट अंडमानी जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है, पढ़ के उत्तर दीजिए। ये अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले 10 पीबीटीजी में से एक हैं। वो आपस में जेरू बोली में संवाद करते हैं। अंडमान में रहने वाले 5 पीबीटीजी ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सोमपेंस और नॉर्थ सेंटिनल है। और ग्रेट अंडमानी जनजाति की संख्या मात्र 51 है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले 10 पीबीटीजी में से एक नहीं है। ये उनमें 5 जो पीबीटीजी पाए जाते हैं उनमें से हैं। किनमें? 5 पीबीटीजी पाए जाते हैं। और अगर आप इस प्रश्न पे सही से ध्यान देते तो आप इसका उत्तर दे पाते, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में यही चीज लिखी हुई है कि 5 पीबीटीजी पाए जाते हैं। तो यहाँ 10 में से एक क्यों हो जाएंगे? कौन? ग्रेट अंडमानी जनजाति। तो यही इसमें गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका गलत है, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा था कि असत्य कथन कौन सा है। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। धन के प्रवाह को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? एबीसीडी 4 विकल्प आपके सामने हैं। राष्ट्रीय आय, बिक्री, जीडीपी या इनमें से कोई नहीं, किसके द्वारा मापा जाता है? फटाफट उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसको जीडीपी के द्वारा मापा जाता है। 2 तरीकों से इसकी गणना की जाती है, लोगों द्वारा किए गए कुल व्यय को जोड़कर, या फर्मों द्वारा भुगतान की गई कुल आय या मजदूरी, किराया, लाभ को जोड़कर। तो जीडीपी द्वारा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कांग्रेस, अधिवेशन स्थल और वर्ष। असुमेलित युग्म बताना है। लखनऊ के 2 अधिवेशन, मेरठ। उपर्युक्त सभी सही है ना? असुमेलित बताना है, असुमेलित। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा, जबकि ये विकल्प यहाँ पर गलत होता है। उपर्युक्त सभी सही यानी कि अभी सभी असुमेलित है, ऐसा ये विकल्प गलत होता है, लेकिन ऐसा आयोग पूछता है। उत्तर दीजिए, क्या इसका उत्तर होगा? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उपयुक्त सभी सही हैं। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, फिर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1936 में हुआ, और फिर 1946 में मेरठ में हुआ था जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। तो ये तीनों याद कर लीजिए कि सही है। बल्कि ये प्रश्न का जो विकल्प है वो तो सही नहीं मैं मानता हूँ, बाकी आयोग पूछता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रेडियोधर्मी प्रदूषण का दुष्प्रभाव जो पड़ता है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चर्म रोग, कैंसर जैसी समस्याएं, जीन्स गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन, बच्चों के विभिन्न अंग विचित्र या असाधारण प्रकार के। और इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी सही है। यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। तो ये सारे प्रभाव इस पे पड़ते हैं अगर रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जब जीन्स गुणसूत्रों में परिवर्तन मतलब प्रभाव पड़ते हैं, तो वो अगली पीढ़ी में भी कई पीढ़ियों तक असर दिखता है। अगला प्रश्न है, कजली लोकगीत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कजली लोकगीत का उद्भव मिर्जापुर से माना जाता है। विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव के रूप में इसको कजली को गा के मनाया जाता है। और मिर्जापुर में कजली के 4 अखाड़े हैं, और इसे कार्तिक के महीने में गाया जाता है। कौन सा असत्य है? यहाँ पर ध्यान दिया कीजिए कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। अगर जरा सा भी यहाँ पर गड़बड़ाया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा इसमें असत्य है? तो यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा कि इसे कार्तिक के महीने में गाया जाता है। ये असत्य है, कार्तिक के महीने में इसको नहीं गाया जाता है। इस गीत को कब गाया जाता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसे सावन के महीने में गाया जाता है। वैसे ये मिर्जापुर का है, लेकिन वाराणसी, इलाहाबाद, अवध और गोरखपुर में भी इसकी झलक देखने को आपको मिल जाती है। उद्भव इसका वैसे मिर्जापुर से ही माना जाता है। निम्नलिखित कानून 1856 में पारित किया गया था। कौन कौन सा? धार्मिक विकार, सती निषेध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, राज्य उत्पीड़न का सिद्धांत। कौन कौन सा इसमें पारित हुआ था? सभी तो दिए नहीं है, 1 2 1 3 3 4 1 2 4। उत्तर दीजिए 1856 का कौन कौन सा इसमें कानून है? और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले को मैं इनाम नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर मानूंगा कि उसने उत्तर सही दिया है, वाकई पढ़ा लिखा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 और 3, धार्मिक विकार कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह तो आपको पता है 1856 में ही पास हुआ था, 1857 की क्रांति के 1 साल पहले। और धार्मिक विकार भी ध्यान रखिए, धार्मिक विकार हुआ था ना 1857 में, तभी तो क्रांति हुई थी। तो ये दोनों 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनका सही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये ध्यान रखिएगा।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है, यानी कि इनमें 4 में से 3 कथक कलाकार हैं, एक कोई नहीं है, उनको पूछा जा रहा है, तो कौन इसमें कथक कलाकार नहीं है। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। कथक कलाकार कौन नहीं है, और इसका उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए आपका, और इसका सही उत्तर है किशन महाराज। किशन महाराज जो इसमें दिए हुए हैं ये कथक कलाकार नहीं है। बिरजू, लच्छू और सितारा, ये 3 जो लोग हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, ये कथक कलाकार हैं, किशन महाराज नहीं है। किशन महाराज जो हैं ये तबला वादक हैं, किशन महाराज जो हैं तबला बजाते हैं। ईश्वर दास ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी? फुतुहात ए आलमगिरी, वीर विनोद, छत्र प्रकाश, अहकाम ए आलमगिरी। ये आपसे पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो ईश्वर दास ने कौन सी पुस्तक लिखी? पुस्तक की सूची इंपॉर्टेंट होती है, और इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन सही दे रहा है? पहला उत्तर किसका आ रहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है फुतुहात ए आलमगिरी। फुतुहात ए आलमगिरी जो पुस्तक है ये ईश्वर दास ने लिखी, ईश्वर दास की ये पुस्तक है, और इसमें औरंगजेब के 34 वर्षों के शासनकाल के बारे में फुतुहात आलमगिरी में बताया गया। आलमगिरी है लेकिन औरंगजेब के बारे में ध्यान रखिएगा, कोई आलम वगैरह मत मारिएगा, आलमगिरी औरंगजेब के बारे में। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत सरल प्रश्न है। दारा फैजी, बदायूनी, ताजुल माली, कौन, किसने किया था? और इसमें ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, और इसका सही उत्तर है ताजुल माली। ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में अनुवाद, और मुफरी उल कुलूब के नाम से इसको ताजुल माली द्वारा अनुवाद किया गया था, मुफरी उल कुलूब। तो मुफरी उल कुलूब जो है ये है क्या? हितोपदेश है। अगला जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों ने निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का इस्तेमाल किया? ध्यान और श्वास नियमन, एकांत में ठोस यौगिक व्यायाम, आध्यात्मिक हर्षोन्माद पैदा करने के लिए पवित्र गीत गाना। क्या क्या किया था? सूफी संतों की बात हो रही है, क्या गीत गाते थे या नहीं गाते थे, ये आपको तय करना पड़ेगा। और ये तीनों ऑप्शंस में आपको बताना है कौन कौन सा आचरण वो करते थे, और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वो सभी आचरण करते थे। वो ध्यान भी करते थे, ठोस योगिक एकांत में ठोस यौगिक व्यायाम भी करते थे, आध्यात्मिक हर्षोन्माद पैदा करने के लिए पवित्र गीत भी गाते थे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो, एक्सरे यानी एक्स तरंग, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग, यानी कि रेडियो वेव, एक्स वेव, लाइट वेव, साउंड वेव, इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है? उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन उत्तर सबसे पहले दे रहा है? और इसका सही उत्तर है ध्वनि तरंगें। जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो हैं वो यांत्रिक तरंगें हैं। साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। मैकेनिकल वेव्स इनको बोलते हैं। ध्वनि यांत्रिक तरंगों का मतलब मैकेनिकल वेव्स। जो रेडियो तरंग है, एक्स तरंग है और प्रकाश तरंग है, इनको विद्युत तरंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको वेव्स बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। विद्युत केवल नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक जो तरंग होती है किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वो विक्षोभ होता है, और ये जो तरंग है वो ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग, भौतिक माध्यम में विक्षोभ पैदा होने से ये उत्पन्न होती है। जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। जीनोम चित्रण में क्या होता है? जीनोम जो डिपिक्शन डिपिक्शन ही तो बोलते हैं, जीनोम डिपिक्शन किससे रिलेटेड है? तो ये जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? और इसका सही उत्तर है जीन्स का चित्रण इसमें किया जाता है। जो जीनोम मैपिंग होती है उसी को जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग, तो ये जीन्स का चित्रण इसके अंतर्गत किया जाता है। जीनोम मैपिंग की जाती है, जीन्स के चित्रण से संबंधित है ये। डीएनए में विद्यमान जो जीनों का अनुक्रम है उसी को जीनोम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज जीनोम, तो जीनोम में जो अनुक्रम होता है, जो सीक्वेंसिंग होती है ना, तो जो सीक्वेंस ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन डीएनए, उनको क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। और जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। जब उनका संरचनात्मक और जो यानी कि आप कह सकते हैं कि इनको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जब ऑर्गेनाइजेशन उसका देखते हैं तो उसी को हम जीनोम मैपिंग का नाम दे देते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। क्या है? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? तो हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो है मृदा विहीन पादप संवर्धन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? सॉइल लेस प्लांट जो कल्चर होता है उसको, मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यानी कि खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यहाँ पे मृदा नहीं होती है, सॉइल नहीं होती है, और पौधों को उगा दिया जाता है। भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में 3 जिले क्रमशः हैं।
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश नहीं है। किस क्रम में उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल काल में, ये बताइएगा। और उत्तर प्रदेश के 3 जिले जिनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उनका क्रम बताइए कौन सा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्या उत्तर है, उत्तर दीजिए। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये 3 यही उलट-पलट कर दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजिया, ई मू गाजी ऐसे करके इसको याद कर लिया कीजिए। निम्नलिखित में से कहाँ ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं? ललितपुर, झांसी, चुनार, चुर्क, कहाँ पर बनाए जाते हैं? ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट दोनों की बात हो रही है, केवल एक जहां बनेगा वो उत्तर नहीं होगा। तो दोनों कहाँ पे बनाए जाते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले को मैं कोई नाम नहीं दूंगा क्योंकि ये यूपी रीजनल का बहुत सरल प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ये ललितपुर में बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट दोनों कहाँ पर बनाए जाते हैं? ललितपुर में। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। साथ में महोबा, बांदा में भी ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। अगला जो प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह क्या है? मरुस्थल में बनती है, गर्मी में बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ी के ऊपर बनती है। परतदार चट्टान इसको क्यों कहते हैं? बताइए। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह क्या है? वह इसलिए परतदार चट्टान है क्योंकि ये पानी के नीचे बनती है। पानी के नीचे बनती है इसलिए ये परतदार चट्टान है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होती है, इसीलिए परतदार होती है, अवसादी होती है और इनका निर्माण चट्टानों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता रहता है। परत दर परत अवसाद का ऐसे परत दर परत जमा होता है, तभी परतदार चट्टानें बनती हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन से हैं? वन मतलब कौन से नहीं है, कहाँ है? भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में, कहाँ पर पाए जाते हैं? या कनाडा में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विश्व के जो सबसे बड़े एवं घने वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो ब्राजील, ब्राजील में पाए जाते हैं, है ना। अमेजन बेसिन के वन जो होते हैं वो सबसे घने बड़े वन होते हैं, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र का लगभग 40% ये आवृत करते हैं जो ब्राजील में वन, अमेजन बेसिन के जो वन पाए जाते हैं, ब्राजील में नहीं, अमेजन बेसिन की जो वन है, तो ब्राजील का जो क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर का है। हाल ही में किस देश में सार्वजनिक रूप से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया, है ना। एक जनमत संग्रह वहां पे आयोजित किया गया, एक रेफरेंडम कराया जा रहा है कि चेहरे को सार्वजनिक तौर पर नहीं ढका जा सकता और इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। गलत हो, स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर है। स्विट्जरलैंड में ये जनमत संग्रह कराया गया। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सार्वजनिक रूप से चेहरा ढक वहां पर नहीं सकते। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो बुर्का या नकाब पहना जाता है उस पर ही है। जहां पर पूजा स्थल है या फिर धार्मिक स्थल है वहां पर पूरे चेहरे को ढकने की अनुमति दी गई, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से कार्निवाल जैसे स्थानीय रीति रिवाजों के अवसर पर चेहरा ढकने की अनुमति है, यानी कि धार्मिक कोई भावना ठेस न पहुंचे धार्मिक भावना को, बाकी वैसे नहीं ढक सकते सार्वजनिक स्थलों पर। हाल ही में तंजानिया की पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? मतलब राष्ट्रपति तो ठीक है, लेकिन महिला राष्ट्रपति, जो महिला राष्ट्रपति हैं उन्होंने शपथ ली है, उनका नाम क्या है जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति हैं? उत्तर दीजिए। जुजाना कैपिटोवा, सामिया सुलू हसन, मेलेनिया नॉस, मैरिया एसाबेल पेरान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन ये है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। 19 मार्च 2021 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। पिछले 2 वर्षों में कौन सा देश अपना चौथा संसदीय चुनाव करा रहा है? कितनी कमाल की बात है, 2 साल में 4-4 चुनाव, कितना अस्थायी लोकतंत्र है वहां का। जापान, इजराइल, चीन, तुर्की, कहां पर यह हो रहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। बहुत छोटा सा प्रश्न है करंट अफेयर का और बहुत चर्चित मुद्दा रहा है और इसका सही उत्तर है टर्की। गलत, इजराइल, ठीक है। क्या है? इजराइल, इजराइल इसका सही उत्तर है। जब मैं या ये मैं देखिए, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं आप यकीन कर ले रहे हैं तो आपको अपने ऊपर कोई यकीन नहीं है। जब एग्जाम देने जाते हैं तो बगल वाले को जो बातें आती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं और जो खुद को आती हैं उस पर हमेशा संदेह होता है। और जिस दिन आप खुद पे यकीन करना सीख गए, इतना प्रैक्टिस कर लिया कि खुद पे यकीन होने लगा, उस दिन आपको दूसरों पर यकीन नहीं रहेगा। दूसरे जो बताते हैं वो वही क्वेश्चन आपको बताते हैं जो उनको खुद संदेह होता है कंफर्म करने के लिए। बाकी कोई किसी की हेल्प एग्जाम में जल्दी करता नहीं है, एक कंडीशन छोड़ के, अगर मोहब्बत है एक दूसरे से या दोस्ती बहुत अच्छी है तब। तो ऐसे लोगों का साथ में सेंटर कहाँ पड़ता है? तो ऐसा यकीन मत किया कीजिए। चौथा संसदीय चुनाव ये इजराइल में हो रहा है। इजराइल में पिछले 2 वर्षों में बहुत चर्चित मुद्दा रहा है और इसमें जब चौथा संसदीय चुनाव आयोजित हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना अस्थायित्व है वहां पर। दिसंबर 2020 में एक चुनाव शुरू हुआ जब देश की संसद एवं बजट पर सहमत होने में, मतलब बजट पर सहमत होने में विफल हो गई थी।
फिर से ऐसे ही चलता रहता है। वहाँ पर एक तरफ कोरोना मार रहा है, वहाँ पे इतने चुनाव ही हो रहे हैं। हाल ही में कहाँ पर इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया गया? भोपाल में, कैंट दिल्ली में, रायपुर में, देहरादून में, कहाँ पर किया गया? इसका उत्तर दीजिए। और मैंने एक प्रारंभिक परीक्षा आपकी बार प्रीलिम्स पार करके एक वीडियो मतलब सीरीज जारी की है, शुरू की है, तो उसको उसका पहला वीडियो जारी हो चुका है। कैसा आपको लगा वो जरूर बताइए, लोगों तक शेयर कीजिए। प्रैक्टिस खूब करिए। 200-300 क्वेश्चन अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं, कहीं से भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए। तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए गंभीर नहीं है। इंडो कोरियन जो ये पार्क है, तो ये दक्षिण दिल्ली कैंट में ये हुआ है। इंडियो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क है। 2021 26 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ है। और 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध में भारतीय शांति सैनिकों के योगदान को मनाने के लिए यह मैत्री पार्क बनाया गया है, यानी कि इसमें थैंक्सफुल है लोग उस युद्ध के लिए। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, OPELIP यानी ओपेलिप कह सकते हैं, ये क्या है? व्हाट इज ओपेलिप? एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम, एक अस्पष्ट संकेत, एक टीका, या एक मोबाइल निर्माता कंपनी। ओपेलिप क्या है? ऐसा कह सकते हैं ओपेलिप का मोबाइल बड़ा अच्छा होता है, जैसे सैमसंग है, या आप कह सकते हैं ओप्पो है ना, ऐसे कह सकते हैं। ओप्पो बड़ा लोग खरीदते हैं ना, ओप्पो मोबाइल और वीवो मोबाइल, नाम ही सब अजीब लगते हैं। तो इसका सही उत्तर है एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है। क्या? ओपेलिप। इसका फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ओडिशा पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ओपेलिप का ये फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि यानी कि आईफैट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित ये कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण और बेहतर कृषि प्रथाओं के माध्यम से विशेष रूप से जो कमजोर आदिवासी समूह हैं उनकी स्थिति में सुधार करना, उनकी गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, वायरस पासपोर्ट किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? किस देश ने शुरू किया है वायरस पासपोर्ट? चीन, अमेरिका, सूडान, सऊदी अरबिया। और इसका सही उत्तर है जिसने वायरस फैलाया है चीन। ऐसे याद रखिएगा, चीन ने ही तो फैलाया है। तो चीन ने वायरस पासपोर्ट शुरू कर रहा है। और मूल रूप से यह चीन के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों हेतु एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यक्रम है। कहने का मतलब यह है कि चीन में आने तथा चीन से बाहर यात्रा करने के लिए ये प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि जिनको करना है यात्रा, ये प्रमाण पत्र लेना होगा। किंतु वर्तमान में केवल चीनी नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसे अभी अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन ये बना दिया गया है। आगे जो डेवलपमेंट होगा वो पता चलता रहेगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? कितने लेखकों को किया गया? 20, 7, 12, 55? कितने लेखकों को? अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, आरओ या यूपीपीसीएस के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो 6307281212 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप IAS प्रेप अकेडमी को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री में करंट अफेयर पढ़ने को, और बहुत सारे मॉक टेस्ट आप उसमें बढ़ाने वाले हैं। वो सब बताइए, कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? तो ये लेखकों की संख्या है 20 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और राजनीतिक भी हैं और लेखक भी हैं। एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम 20 में शामिल है, अन्य 18 और भी हैं। अगला जो प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, रोम, बर्लिन, न्यूयॉर्क। बताइए, उत्तर दीजिए इसका। अंतर संसदीय संघ, और इसका सही उत्तर है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अच्छी अच्छी जगहों पे ये लोग मुख्यालय बनाते हैं जहाँ पर जाके मीटिंग वीटिंग करें तो मजा आए, ठीक है ना। सबका सपना होता है कि हम जाएंगे अपने अपने के साथ स्विट्जरलैंड, है ना। तो सब मुख्यालय ये लोग वहीं बना लेते हैं, सब जाया करते हैं। और ये 19 ये जो जिनेवा में ये मुख्यालय है, संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए 1889 में IPU की स्थापना की गई थी। IPU के अध्यक्ष हैं दुआर्ते पचेको, इनका नाम देखिए, दुआर्ते, यानी कि दो आते इनके हैं, और उनका खाना जो है पच जाता है, पचेको। और हाल ही में नई दिल्ली का इन्होंने दौरा किया था और राज्यसभा की कार्रवाई भी इन्होंने देखी थी। IPU में 179 सदस्य हैं और 13 एसोसिएट सदस्य हैं। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए, और अब की बार फिल्म्स पार का पहला एपिसोड देखिए और दूसरा एपिसोड जल्दी आएगा, उसको प्यार दीजिए। बाकी आपका मन हो तो उसको शेयर कीजिएगा। बाकी आप होशियार हैं, समझदार हैं। थैंक यू सो मच।